हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज आज मैं आपको गैनोंग रेस्पायरोमीटर के बारे में बताऊंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। बीएससी और एमएससी दोनों में पूछा जाता है 4 से 5 मार्क्स के लिए। सो गैनोंग रेस्पायरोमीटर के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, देन इसका डायग्राम भी बताऊंगी और इसके बाद हम इसकी विधि देखेंगे कि किस टाइप से हम आरक्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं गैनोंग रेस्पायरोमीटर की सहायता से। ठीक है, सो सारा टॉपिक हम कवर करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक गैनोंग रेस्पायरोमीटर। सो देखिए, ये जो आपका गैनोंग रेस्पायरोमीटर है, इसकी सहायता से जो भी श्वसन पदार्थ हैं, श्वसन पदार्थ काफ़ी सारे होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, जो भी श्वसन पदार्थ हैं उनका श्वसन गुणांक यानी आरक्यू रेस्पायरोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आरक्यू क्या होता है या श्वसन गुणांक क्या होता है। सो इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। सो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी लिंक डाल दी है। सो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है आरक्यू यानी श्वसन गुणांक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आरक्यू का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं और ये जो गैनोंग रेस्पायरोमीटर है ये उपकरण कैसा क्या होता है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ आरक्यू की। श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित यानी निकलने वाली CO2 तथा ग्रहण की गई O2 की मात्रा के अनुपात को आरक्यू यानी श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट कहते हैं। सो क्या होता है, जब श्वसन की क्रिया होती है उस दौरान जो CO2 निकलती है और जो O2 यूज़ होती है उसके अनुपात को कहते हैं आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी कॉफिशिएंट। ठीक है, सो अब जो श्वसन प्रोसेस होती है उसके अंदर जो भी श्वसन पदार्थ यूज़ होते हैं उनका श्वसन गुणांक क्या होता है, कैसे हम मेज़रमेंट कर सकते हैं कि इस पदार्थ का श्वसन गुणांक क्या है, उसका मेज़रमेंट करते हैं हम गैनोंग रेस्पायरोमीटर की सहायता से। ठीक है, सो अब हम देखते हैं गैनोंग रेस्पायरोमीटर कैसा क्या उपकरण होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ, देन हम डायग्राम पे चलेंगे। गैनोंग रेस्पायरोमीटर यह कांच का बना उपकरण होता है जिसका बल्ब कांच की ग्रेजुएटेड ट्यूब से जुड़ा रहता है। ठीक है, यह ग्रेजुएटेड ट्यूब एक रबर ट्यूब की सहायता से दूसरी कांच की लेवलिंग ट्यूब से जुड़ी रहती है। कांच की ये दोनों ट्यूब्स वर्टिकल में एक स्टैंड पर कस दी जाती हैं। उपकरण में एक बल्ब कांच का लगा होता है, साथ ही इस बल्ब में एक कांच का ढक्कन भी फिट रहता है। कांच के इस ढक्कन में तथा बल्ब की नेक पर एक महीन छिद्र या फिर होल होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। सो देखिए, ये होता है आपका गैनोंग रेस्पायरोमीटर। गैनोंग रेस्पायरोमीटर में सबसे पहले ये आपकी जो यू शेप नली दिख रही है ये आपकी रबर की ट्यूब है। ठीक है, ये इसके साइड में जो दो ट्यूब्स दिख रही हैं ये आपकी कांच की ट्यूब है। राइट साइड पे जो आपकी ट्यूब है वो ग्लास ट्यूब है, लेफ्ट साइड पे जो ट्यूब है वो ग्रेजुएटेड ट्यूब है। और ग्रेजुएटेड ट्यूब जो होती है वो एक रबर की ट्यूब की सहायता से दूसरी कांच की ट्यूब से जुड़ी होती है जो कि आपकी ग्लास ट्यूब है। ठीक है, दोनों ही ट्यूब एक स्टैंड के द्वारा फिट रहती हैं, ये स्टैंड है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो ऊपर की ओर दिया गया है ये आपका बल्ब है जो कि कांच का होता है। इस बल्ब के ऊपर ग्लास स्टॉपर यानी बल्ब का ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, इस ढक्कन में एक होल होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, इस ढक्कन में ये होल होता है। अब ये जो आपका बल्ब है इसके नेक पर भी एक छेद होता है, इसकी जो ग्रीवा है इस पर भी एक छेद होता है और इस बल्ब के अंदर ही हम जो भी पदार्थ का हमको आरक्यू मेजरमेंट करना है उस पदार्थ को इस बल्ब के अंदर रखते हैं। ठीक है, वेट कॉटन यानी कॉटन के कपड़ा या रुई वगैरह के ऊपर रखते हैं और हम मेजरमेंट करते हैं आरक्यू का। ये सभी मैं आपको इसकी प्रोसीड्यूर, इसकी विधि के अंतर्गत बताऊंगी। इतना आपको क्लियर हुआ इसका डायग्राम। दो नली होती है, एक ग्रेजुएटेड ट्यूब दूसरी कांच की ट्यूब होती है। दोनों ही ट्यूब एक रबर की ट्यूब की सहायता से जुड़ी होती हैं, एक स्टैंड पर कसी होती हैं। इनमें एक बल्ब भी होता है, बल्ब के ऊपर एक ढक्कन भी होता है, ढक्कन में एक छिद्र होता है और बल्ब की नेक पर यानी ग्रीवा पर भी एक छिद्र होता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है और इसकी थ्योरी में दिया गया है। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसीड्यूर यानी इसकी विधि। सो देखिए, विधि के अंतर्गत दिया गया है, सर्वप्रथम लेवलिंग ट्यूब में नमक का सॉल्यूशन भरते हैं ताकि ग्रेजुएटेड तथा लेवलिंग ट्यूब इससे आधी भर जाएं।
NaCl यानी नमक के सॉल्यूशन को स्लाइन विलयन यानी स्लाइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें CO2 व अन्य गैसें अविलय होती हैं। तो ये जो आपकी ट्यूब्स हैं, लेवलिंग ट्यूब और ग्रेजुएटेड ट्यूब, दोनों में हम भरते हैं नमक का विलयन यानी NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन इसीलिए भरते हैं क्योंकि इसमें CO2 और जो अन्य गैसें होती हैं वो अविलय होती हैं, इसलिए इन दोनों ही ट्यूब में हम सबसे पहले नमक का सॉल्यूशन यानी NaCl का विलयन भर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है, इसके पश्चात बल्ब में लगे कांच के ढक्कन को खोलकर बल्ब के अंदर बल्ब की तली में पानी से भीगी कपास या रुई इत्यादि को रखते हैं। सो क्या करते हैं, जो आपका बल्ब है उस बल्ब की तली पर, नेक पर एक कपास का टुकड़ा या फिर रुई या फिर कुछ भी पदार्थ को हम रख देते हैं गीला करके बल्ब की तली पर। देन आलू के टुकड़े या जिस भी पदार्थ का हमें श्वसन गुणांक यानी RQ ज्ञात करना है उसे उस भीगे कपड़े के ऊपर या रुई के ऊपर या कपास के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ही नलियों में NaCl यानी नमक का सॉल्यूशन भर देते हैं। इसके पश्चात बल्ब में लगे कांच के ढक्कन को खोल देते हैं और उस ढक्कन को खोलकर बल्ब की तली पर पानी से भीगा कपड़ा कपास का रख देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात उस कपड़े के ऊपर हमें जिस भी पदार्थ का RQ ज्ञात करना है उस पदार्थ को कपास के कपड़े के ऊपर या रुई के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात कांच का ढक्कन इस प्रकार बंद करते हैं कि ढक्कन का छिद्र और बल्ब की ग्रीवा का छिद्र आमने सामने एक ही रेखा में आ जाए, जिससे वायुमंडलीय वायु सीधी बल्ब में या बल्ब के अंदर आ सके। अब क्या करते हैं गाइस, दो छिद्र हैं, एक बल्ब की ग्रीवा पर छिद्र है और दूसरा ढक्कन पर छिद्र है। सो ढक्कन के छिद्र को और बल्ब के छिद्र को इस टाइप से सेट करते हैं कि दोनों ही छिद्र आमने सामने आ जाएं, जिससे कि जो वायुमंडलीय वायु है यानी जो हवा है वो अंदर प्रवेश कर जाए बल्ब के। ठीक है, इस टाइप से सेट करते हैं दोनों ही छिद्रों को। इसके बाद नमक के सॉल्यूशन से भरी लेवलिंग ट्यूब को ऊपर नीचे कीजिए ताकि ग्रेजुएटेड ट्यूब के शून्य निशान को नमक का घोल छूता रहे। कुछ नहीं करते, जो भी सॉल्यूशन हमने भरा है दोनों ही ट्यूब में उनको थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं, जिससे कि जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह से मिल जाए, ऊपर नीचे हो जाए, एक ही जगह पर ना रहे। ठीक है, इसके पश्चात कांच के ढक्कन को थोड़ा सा घुमाइए ताकि वायुमंडल की वायु और बल्ब की वायु का संबंध टूट जाए। अब जब हमारा काम हो गया है तो हम ढक्कन को वापस से हटा लेते हैं। इस टाइप से हटाते हैं कि दोनों का जो एक साइड है बल्ब की ग्रीवा और ढक्कन जो आमने सामने, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन उनका हटा देते हैं, जिससे कि अब वायु बल्ब के अंदर ना जाए। ठीक है, कुछ समय के लिए उपकरण को रखा रहने दीजिए। इसके बाद ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि पौधे श्वसन क्रिया में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को प्रयोग में लाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बनिक एसिड इत्यादि। ठीक है, इसके पश्चात ये हमने सारी प्रोसीड्यूर कर ली, सारी विधि कर ली, तो हम उपकरण को कुछ देर के लिए रख देते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो श्वसन की क्रिया है उस पश्चात जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का यूज़ करते हैं। कोई भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, श्वसन पदार्थ में प्रयुक्त की गई O2 तथा निकली हुई CO2 की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए RQ भी भिन्न भिन्न होता है। अतः RQ की गणना इस प्रकार गैनोंग रेस्पायरोमीटर की सहायता से की जाती है। सो इस टाइप से किया जाता है RQ का मेजरमेंट गैनोंग रेस्पायरोमीटर की सहायता से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार और समझा देती हूँ, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपकी दोनों ट्यूब है, ग्रेजुएटेड ट्यूब और लेवलिंग ट्यूब, इन दोनों में नमक का सॉल्यूशन या सैलाइन सॉल्यूशन या NaCl का सॉल्यूशन भर देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात बल्ब के अंदर कॉटन का एक भीगा हुआ, पानी से भीगा हुआ टुकड़ा रख देते हैं बल्ब की ग्रीवा पर या बल्ब की तली पर, या फिर रुई, जो भी आपको रखना वो रख सकते हैं। इसके पश्चात हमें जो भी पदार्थ का मेजरमेंट करना है RQ का, उस पदार्थ को गीले कपड़े के ऊपर रख देते हैं। देन इसके पश्चात बल्ब के ढक्कन पर जो छेद है और बल्ब की तली पर जो छेद है, दोनों ही छेद को, दोनों ही होल को आमने सामने कर देते हैं, जिससे वायुमंडलीय जो वायु है वो बल्ब के अंदर जा सके।
ठीक है। इतना करने के बाद जो आपकी नलियां हैं, दोनों ही नलियों के सॉल्यूशन को ऊपर नीचे हिलाते हैं, जिससे कि जो सॉल्यूशन है वो शून्य के निशाने तक छू पाए। ठीक है। इसके पश्चात जो दोनों होल हैं उनका संबंध का विच्छेदन कर देते हैं, जिससे कि वायुमंडलीय जो वायु है वो बल्ब के अंदर अब ना जाए। देन उपकरण को हम कुछ समय के लिए रख देते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। तब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पता चलता है कि जो पौधे श्वसन क्रिया में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का यूज करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल वगैरह, उन सभी का आरक्यू भिन्न भिन्न होता है और उस आरक्यू का मेजरमेंट हम करते हैं गैनोंग रेस्पायरोमीटर की सहायता से। ठीक है। सो इस टाइप से होता है ये आपका गैनोंग रेस्पायरोमीटर, जिसकी सहायता से हम आरक्यू का मेजरमेंट करते हैं, यानी श्वसन गुणांक का मेजरमेंट करते हैं। आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी रेस्पिरेशन चैप्टर के अंतर्गत। नोट्स ज़रूर आप पर्टिकुलर तरीके से बना लीजिएगा। इसका जो डायग्राम है वो मैंने आपको कम्युनिटी में अपलोड कर दिया है, सो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।